नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube चैनल पर। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर है वो आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे और सीखेंगे, ताकि हमारे जो आगे आने वाला बोर्ड एग्जाम है उसके लिए हमें काफी हेल्प मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो क्लास के अंदर देखेंगे, सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो देखते हैं बच्चों। नेम वन मेटल एंड वन नॉन मेटल दैट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। मतलब रूम टेम्परेचर पे एक जो है मेटल का नाम बताना है और एक नॉन मेटल का नाम बताना है, जो कि आपके किस फॉर्म में हो, लिक्विड फॉर्म में हो। क्योंकि मेटल की जो क्वालिटी होती है बच्चों, मेटल जो है वो आपके हमेशा किस फॉर्म में रहता है, मेटल जो है वो आपके हमेशा सॉलिड फॉर्म में रहता है। लेकिन ये एक्सेप्शन वाली चीज है, तो एक्सेप्शन वाली चीज के अंदर हम देखते हैं तो इसका जो आंसर होगा मेटल के फॉर्म में वो होगा मरकरी, जो कि लिक्विड फॉर्म में होती है एट रूम टेम्परेचर। और जो नॉन मेटल में होगी वो होगी आपके ब्रोमीन। क्या होगी बच्चों? ब्रोमीन। एक होगी मरकरी, एक होगी ब्रोमीन। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, व्हाई मेटल्स कैन एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। मेटल जो है क्यों एक रिड्यूसिंग एजेंट की तौर पे काम करता है, वाइल नॉन मेटल कैन नॉट, जबकि नॉन मेटल ऐसा नहीं कर पाती। तो इसका रीजन क्या है बच्चों, देखते हैं। मेटल एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट क्यों? बिकॉज हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैव द एबिलिटी टू डिस्प्लेस लो रिएक्टिविटी मेटल्स। मतलब जो हाईली रिएक्टिविटी जो मेटल होंगे वो लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देंगे। जैसे हाईली रिएक्टिव मेटल्स कौन कौन से होते हैं बच्चों, इस पे कमेंट करके मुझे बताना। एक मैं बताता हूँ सोडियम, और आप दूसरा है जो हाईली रिएक्टिव है वो मुझे यहाँ पर कमेंट करके बताना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों हमारे सामने, व्हाट टाइप ऑफ ऑक्साइड आर फॉर्म्ड बाय। किस तरीके के ऑक्साइड है फॉर्म होते हैं, किसके थ्रू? पहला है मेटल के थ्रू और दूसरा है नॉन मेटल के थ्रू। तो देखते हैं, सबसे पहले जो मेटल के थ्रू है वो फॉर्म होता है ऑक्साइड, वो कौन सा है? मेटल्स फॉर्म करेंगे मेटेलिक ऑक्साइड को। किसको फॉर्म करेंगे? मेटेलिक ऑक्साइड को फॉर्म करेंगे, जिसके एग्जांपल है सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड। नेक्स्ट जो देखते हैं नॉन मेटल्स है, वो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को फॉर्म करेंगे। उसके एग्जांपल्स है आपके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और दूसरा है सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, चलिए, पर यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस ये रहेगा कि जो ऑक्साइड मेटल जो फॉर्म करेगी वो नेचर में आपके बेसिक रहेंगे, जबकि जो नॉन मेटल फॉर्म करेगी बच्चों वो नेचर के अंदर आपके एसिडिक रहेंगे। क्लियर है बच्चों? अच्छे से समझ आ रहा है आपको हर चीज? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, नेम टू नॉन मेटल्स विच आर लस्ट्रस। मतलब देखो, नॉन मेटल्स की जो क्वालिटी होती है वो लस्ट्रस नहीं होते हैं, उनमें चमक नहीं होती है। ये क्वालिटी होती है मेटल की, ये प्रॉपर्टी होती है मेटल की। तो नॉन मेटल है जो चमकदार होते हैं, उसके अंदर देखते हैं तो सबसे पहला जो आता है वो आपके आता है आयोडीन, और दूसरा होता है कार्बन। ये होते थे नॉन मेटल है लेकिन लस्ट्रस होते हैं। क्या होते हैं? लस्ट्रस होते हैं। और जो कार्बन है, कार्बन अपनी कुछ फॉर्म के अंदर ही लस्ट्रस होता है, हर एक फॉर्म के अंदर कार्बन लस्ट्रस नहीं होता है। तो कौन कौन सी फॉर्म में कार्बन लस्ट्रस होता है बच्चों? डायमंड और ग्रेफाइट की फॉर्म में कार्बन है वो लस्ट्रस होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे हमारे पास, विच हैव
वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट्स। ऐसे मेटल्स के नाम बताने हैं, ऐसे दो मेटल्स के नाम बताने हैं जिनके जो मेल्टिंग पॉइंट है बहुत ही ज्यादा लो हो। और दूसरा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है विच आर सो सॉफ्ट, वो इतने सॉफ्ट हो कि उनको नाइफ के हेल्प से भी काट सकते हैं। तो फटाक से आंसर बताइए बच्चों, क्या हो सकता है, जल्दी जल्दी। तो देखिए, सबसे पहला जो आंसर होगा वो होगा गैलियम और सीजियम। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट इतना लो होता है कि इसको हथेली पे अगर रख दे तो भी वो मेल्ट हो जाते हैं। सोडियम एंड पोटेशियम ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि इनको चाकू से भी काट सकते हैं। और ये जो सोडियम और पोटेशियम दोनों के दोनों हाईली रिएक्टिव होते हैं, ऑक्सीजन के साथ बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में रिएक्शंस करते हैं। और जब आप पानी के अंदर इसके साथ एक्सपेरिमेंट करो तो मतलब बहुत ज्यादा एक्सप्लोजन्स को पैदा करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेम टू मेटल्स, दो मेटल्स के नाम बता रहे हैं, क्या करते हैं विच आर बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट, जो कि बेस्ट कंडक्टर हो किसके, हीट के। दूसरा जो क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है विच आर कंपेरेटिवली पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। साथ ही साथ देखो, एक बताना है आपके बेस्ट कंडक्टर हो हीट के बच्चों, और दूसरा जो बताना है बच्चों वो कह रहा है पुअर कंडक्टर। दोनों अपोजिट क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो अच्छे से इसको राइट डाउन कर लेना। नोटबुक और पेन लेके ही बैठना है, आपको पता है बार बार ये चीज आपको बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि यू आर सो अवेयर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो सिल्वर और कॉपर है वो बेस्ट कंडक्टर है किसके बच्चों, हीट के। और मरकरी और लीड है वो पुअर कंडक्टर है किसके, हीट के। मतलब पुअर और बेस्ट से क्या मतलब है, बेस्ट मतलब उसके अंदर जब हीट प्रोवाइड की जाती है तो वो हीट फ्लो आसानी से हो जाए तो बेस्ट कंडक्टर हो गए। और जब आपके हीट इसके अंदर ट्रांसफर की जाती है तो उसका एक सिरे को अगर रखे तो दूसरे सिरे तक हीट ट्रांसफर नहीं होती है, जैसे मरकरी है और लीड है। आपने देखा होगा घर के अंदर ये एक्सपेरिमेंट करके आप देख सकते हो कि इसके अंदर हीट प्रोवाइड होती है या कंडक्टर हीट के कौन कौन से हैं। एक अगर चम्मच ले, चम्मच का एक सिरा अगर आप गैस पे रखोगे नीचे वाला, और जब गैस ऑन करोगे और दूसरे सिरे से आप उसको हाथ से पकड़ोगे तो आप देखोगे जिस सिरे से गर्म हो रहा है उस सिरे से कुछ टाइम बाद आपको भी उस दूसरे वाले सिरे जहां से आपने पकड़ रखा है वहां पे भी आपको हीट फील होगी, गर्म लगेगा। तो ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज दैट जो स्टील का जो चम्मच था हमारा, वो जो स्टील थी वो हीट की क्या है, कंडक्टर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास बच्चों, व्हाट इज मीन बाय मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी से आप क्या समझते हैं। दे हैव टू मोस्ट मेलेबल मेटल्स, और साथ ही साथ आपको दो सबसे ज्यादा जो मोस्ट मेलेबल मेटल्स होते हैं उनके नाम बताने हैं। तो मेलेबिलिटी से आप बच्चों ये समझते हैं, मेलेबिलिटी का मतलब ये होता है किसी को हथौड़े से पीट पीट कर चद्दर की फॉर्म में चेंज कर देना, उसको बोलते हैं मेलेबिलिटी। तो देखो, द प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल विच अलाउ देम टू बी बीटन इनटू थिन शीट्स, एक पतली सी शीट में जो कन्वर्ट कर देता है उसको बच्चों बोलते हैं मेलेबिलिटी। क्या बोलते हैं बच्चों, मेलेबिलिटी बोलते हैं। गोल्ड और जो सिल्वर है वो मोस्ट मेलेबल मेटल्स है। गोल्ड और सिल्वर दोनों के दोनों है सबसे ज्यादा मेलेबल मेटल्स है, यानी कि इनको पीट पीट के चद्दर की फॉर्म में बहुत ज्यादा बड़ा और जो लंबा है किया जा सकता है। अगला है व्हाट इज मीन्ट बाय डक्टिबिलिटी। डक्टिबिलिटी का मतलब होता है वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको लंबा सा खींच दे, ठीक है, उसको बोलते हैं डक्टिलिटी। डक्टिलिटी के बाद ये कह रहा है क्वेश्चन, दो मोस्ट जो डक्टाइल है, सबसे ज्यादा लंबे जो तार खींचे जा सकते हैं उसके उसके नाम बताने हैं। तो देखिए बच्चों, द एबिलिटी ऑफ द मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर इज नोन एज अ डक्टिलिटी। गोल्ड और प्लेटिनम ये सबसे ज्यादा मोस्ट डक्टाइल मेटल्स है। गोल्ड और प्लेटिनम दोनों के दोनों क्या है, सबसे ज्यादा डक्टाइल एलिमेंट जो मेटल्स है। ओके, समझ आया है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है नेम टू मेटल ऑक्साइड विच आर
दो मेटल ऑक्साइड के बारे में नाम लिखना है, उनके नाम बताने हैं इस क्वेश्चन के अंदर, जो कि एक तो वाटर सोल्यूबल हो और दूसरा है इनसोल्यूबल हो वाटर के साथ। तो देखो बच्चों, पहला है एग्जांपल है इसका सोडियम ऑक्साइड Na2O एंड पोटेशियम ऑक्साइड K2O। ये मेटल ऑक्साइड है क्योंकि सोडियम और पोटेशियम दोनों के दोनों क्या है बच्चों, मेटल है। और मेटल में भी क्या है, एक्सेप्शन है, इनको नाइफ की हेल्प से भी कट कर सकते हैं। ये वाटर सोल्यूबल होते हैं, वाटर के अंदर इसके ये घुल जाते हैं ना, सोल्युबिलिटी होती है। अगला जो सेकंड क्वेश्चन का आंसर है वो है कॉपर ऑक्साइड जो Cu2O एंड बेरिलियम ऑक्साइड BeO। ये मेटल ऑक्साइड है जो कि वाटर में इनसोल्यूबल रहते हैं, वाटर के साथ वो अभिक्रिया नहीं कर सकते हैं, वाटर के साथ कोई तरह का रिएक्शन नहीं देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है वो देखिए, व्हाट इज मीन्ड बाय एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग क्या है, मतलब एनोड के ऊपर जो कोटिंग है उसको अपन एनोडाइजिंग कहते हैं, और जो कोटिंग की जाती है वो आपके एल्यूमिनियम की जाती है बच्चों। Why is it done? ऐसा क्यों किया जाता है, क्यों किया जाएगा, उसको कोरोजन से बचाने के लिए किया जाएगा, ताकि वो डायरेक्टली एयर और वाटर के कांटेक्ट में नहीं आए बच्चों। ओके, द प्रोसेस ऑफ कोटिंग एन ऑक्साइड लेयर ओवर अ मेटल इज कॉल्ड एनोडाइजिंग। मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू कोटिंग की जाती है एक ऑक्साइड लेयर से के तौर पे, किसके ऊपर, मेटल के ऊपर, इसको ही अपन कहते हैं बच्चों एनोडाइजिंग। ओके, यूजुअली एल्यूमिनियम इज सेलेक्टेड एज द मेटल। इस द्वारा इस जो प्रोसेस को करने के लिए जो मेटल का चूज किया जाता है बच्चों, वो चूज किया जाता है एल्यूमिनियम का। एंड द ऑक्साइड कोटिंग विल बी एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और जो ऑक्साइड कोटिंग होगी वो कहलाएगी बच्चों एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एनोडाइजिंग इज डन टू मेक द मेटल रेजिस्टेंस टू फर्दर कोरोजन, ताकि कोरोजन को वो रेजिस्टेंस कर सके, उसको रोक सके। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे बोर्ड एग्जाम जो अभी आने वाले हैं, सीबीएसई और आरबीएसई दोनों बोर्ड के लिए ये जो क्वेश्चन है सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से आने के लायक। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों। राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर सोडियम एंड क्लोरीन एटम्स, हाउ डू दीज फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड। कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको बताना है किसका, एक तो बताना है बच्चों सोडियम का, दूसरा बताना है आपके इसका क्लोरीन का, और ये किस तरीके से फॉर्म करते हैं केमिकल बॉन्ड को ये भी बताना है। साथ साथ ये बताना है द टाइप ऑफ बॉन्ड तो फॉर्म, ये किस तरीके का बॉन्ड बनाएंगे उस बॉन्ड का नाम भी बताना है बच्चों आपको। Why does a compound so formed have high melting point, और जो कंपाउंड इससे बनता है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई क्यों रहता है, ये भी आपको बताना है इस क्वेश्चन में। तो ये जो क्वेश्चन आएगा वो करीब आपके 2 नंबर से ज्यादा का ही क्वेश्चन आएगा, 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपके। तो इसका आंसर करते हैं बच्चों, देखिए The reactivity of the element is determined by the tendency to have a completely filled valence cell। मतलब जो आउटर जो सेल होती है, उसकी जो आउटर वाली सेल होती है वैलेंस सेल जिसको बोलते हैं, इसके अंदर कितनी वैलेंसी है उसके टेंडेंसी के अकॉर्डिंग डिवाइड की जाती है रिएक्टिविटी को। किसको अपन डिपेंड, रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड रहती है कि भाई जो आउटर सेल है उसके अंदर कितनी आपके वैलेंसी है। ओके, चलिए द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन एटम्स आर शोन इन फिगर बिलो। यहां पर दिख रहा है, तो सोडियम के अंदर क्या है, 1 की वैलेंसी है, और क्लोरीन के अंदर आपके 1 की वैलेंसी है, दोनों के अंदर 1 की वैलेंसी है। ठीक है, देखते हैं कैसे कैसे किस तरीके से एक दूसरे को फुलफिल करेंगे। देखिए, टू अटेन कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस सेल सोडियम हैज टू लूज, सोडियम के पास 1 ज्यादा है और क्लोरीन के पास 1 कम है, तो जिसके पास ज्यादा है वो क्या करेगा, उसको लूज करना चाहेगा ताकि वो
स्टेबिलिटी में आ पाए, और जिसके पास कम है वो गेन करना चाहेगा ताकि वो स्टेबिलिटी में आना चाहे। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड क्लोरीन नीड वन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट द वैलेंस सेल। तो वैलेंस सेल को कंप्लीट करने के लिए क्लोरीन को एक चाहिए और सोडियम कहता है मुझे एक नहीं चाहिए। तो जिसको नहीं चाहिए वो क्या करेगा, जिसको चाहिए उसको दे देगा, इस तरीके से उनकी बॉन्डिंग बन जाएगी। लेकिन जिसको नहीं चाहिए अगर वो उसको इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के लिए उसको बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, जो कि उसके पास वो एनर्जी का यूज नहीं करना चाहेगा। और इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो इस तरीके से ये क्या करते हैं, दोनों एक दूसरे के पास आकर एक बॉन्ड बना देते हैं। जैसे अपन संधि साइन नहीं करते समझौता वाला, तो ये भी एक दूसरे के साथ समझौता बना लेते हैं, और ये समझौता होते ही इनके अंदर एक बॉन्ड बन जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखो ये क्या आएगा, इसके पास आएगा इसकी खाली जगह पे और इसके साथ मिलकर एक बॉन्ड बना देगा। तो इसके ऊपर लग जाएगा प्लस का साइन और इसके ऊपर लग जाएगा बच्चों माइनस का साइन, और इस तरीके से ये कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाएगा, NaCl बना देगा, जो कि एक तरह का कंपाउंड होगा। और ये कंपाउंड कैसा होगा, सॉल्ट होगा। कैसा होगा, सॉल्ट होगा, और कंप्लीटली न्यूट्रलाइज होगा। क्या होगा, न्यूट्रलाइज होगा। आगे देखते हैं इसका आंसर, वो देखिए बच्चों, बाय लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन सोडियम बिकम्स Na+, जिसको अपन बोलेंगे कैटाइन, एंड दिस इलेक्ट्रॉन इज एक्सेप्ट बाय क्लोरीन। ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही सोडियम छोड़ेगा तो ये इलेक्ट्रॉन को कौन पकड़ लेगा, क्लोरीन पकड़ लेगा, और उसके ऊपर माइनस साइन लग जाएगा जिसको अपन बोलेंगे एनाइन। क्या बोलते हैं, एनाइन। द अपोजिटली चार्ज आयंस अट्रैक्ट ईच अदर। दोनों के अपोजिट चार्ज होंगे, एक प्लस है एक माइनस है, एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। बोले आ जाओ पास आ जाओ, ठीक है, गाना गाएगा आजा, ओके, कुछ और याद है देख लियो। फिर ये बना लेगा सोडियम क्लोराइड को बना देगा, ओके। दे आर हेल्ड टुगेदर, वो पास रहेंगे बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इन जो चार्जेस के बीच में जो है एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा बच्चों, ऑफ अट्रैक्शंस का। किसका लगेगा, अट्रैक्शन का लगेगा। द बॉन्ड एग्जिस्टिंग बिटवीन देम इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड, और इनके अंदर जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड को बच्चों कहते हैं आयनिक बॉन्ड। क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड कहते हैं। Since the inter-ionic forces are very strong, भाई इंटरआयनिक फोर्सेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा इनके बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो इट रिक्वायर्स अ कंसीडरेबली लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो इनको बहुत ज्यादा भारी मात्रा में एनर्जी चाहिए, ह्यूज अमाउंट में, टू ब्रेक द बॉन्ड, उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए। इस कारण हैज द आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, और इसके कारण इनका जो कंपाउंड इससे फॉर्म हुआ उसको जो मेल्टिंग पॉइंट है बहुत ज्यादा हाई रहेगा। तो हमारी जो कोचिंग है स्माइल स्टोन कैरियर इंस्टीट्यूट, जो कि आप ऑफलाइन सेंटर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि हमारा जोधपुर के अंदर है, बालसमंद एरिया में। और ये जो कॉन्टेक्ट नंबर है इसके थ्रू आप सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। 6 से लेकर 12 तक सारे सब्जेक्ट है वो हम यहाँ पर ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं। ऑनलाइन तो सब कुछ फ्री है, लेकिन ऑफलाइन के अंदर भी सारी सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं, ओके। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12, वो देखिए बच्चों, डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विद रेस्पेक्ट टू देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ आपको मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंस बताना है। तो देखते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहला जो डिफरेंस देखते हैं वो कहते हैं रिएक्शन विद वाटर। रिएक्शन विद वाटर मेटल किस तरीके से करती है और नॉन मेटल किस तरीके से करती है वो देखते हैं बच्चों। तो देखिए मेटल के साथ जब वाटर का रिएक्शन किया जाएगा, मेटल ऑन रिएक्टिंग विद वाटर फॉर्म मेटल ऑक्साइड, क्या बनाएगी, मेटल ऑक्साइड बनाएगी, और मेटल हाइड्रोक्साइड एंड रिलीज क्या करेगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगी। और नॉन मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा बच्चों, देखिए नॉन मेटल कैन नॉट गिव इलेक्ट्रॉन्स, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता टू हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को, इन वाटर टू रिलीज हाइड्रोजन गैस, और जिसके कारण हाइड्रोजन गैस रिलीज ही नहीं होगी। नॉन मेटल्स हैव नो रिएक्शन विद वाटर, नॉन मेटल रिएक्शन ही नहीं करेगा किसके साथ, वाटर के
साथ। अगला जो डिफरेंस देखते हैं वो देखते हैं रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ मेटल किस तरीके से रिएक्शन करती है और जो नॉन मेटल है वो किस तरीके से रिएक्शन करती है, उस तरीके से डिफरेंस को हम समझते हैं। तो मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड, मतलब जो ऑक्साइड बनेगा मेटल के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करेगी तो उसका जो नेचर होगा वो कैसा रहेगा बच्चों, बेसिक रहेगा। नेचर कैसा रहेगा, बेसिक। जैसे जिंक एल्यूमिनियम फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड, क्या बनाएगा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाएगा। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है आप मुझे कमेंट करके बताओगे। विच शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ एसिडिक एंड बेसिक ऑक्साइड। ठीक है, तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है बच्चों, एक ऐसा ऑक्साइड जो दोनों तरह का नेचर शो करे, एसिडिक भी शो करे और बेसिक भी नेचर शो करे साथ साथ। मोस्टली मेटल ऑक्साइड आर इनसॉल्युबल इन वाटर, और आपको पता है मेटल ऑक्साइड ज्यादातर जो होते हैं वो इनसॉल्युबल रहते हैं वाटर के अंदर, लेकिन कुछ होती है उनके अंदर से जो कि डिजोल्व होते हैं वाटर के साथ और क्या बनाते हैं, एल्कली बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एल्कली सॉल्यूशन बनाते हैं। अगला बात करते हैं जब ऑक्सीजन का रिएक्शन नॉन मेटल के साथ होता है तो किस तरीके से होता है बच्चों, वो देखिए। नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड। नॉन मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं बच्चों, ऑक्साइड बनाते हैं। नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर सोल्यूबल इन वाटर, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो नॉन मेटल ऑक्साइड जो बनते हैं वो की क्या होते हैं, सोल्यूबल रहते हैं किसके अंदर, वाटर के साथ, और दे डिजोल्व इन वाटर टू फॉर्म एसिड, और डिजोल्व होते हैं वाटर के साथ और क्या बनाते हैं, एसिड बनाते हैं। ओके, चलिए। और नेचर में अगर पूछा जाए तो इसका नेचर होता है एसिडिक नेचर होता है। कैसा होता है बच्चों, एसिडिक नेचर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, अगला डिफरेंस देखते हैं बच्चों। डिफरेंस देखते हैं रिएक्शन विद एसिड के साथ। एसिड के साथ मेटल और नॉन मेटल का रिएक्शन किस तरीके से होता है वो देखते हैं बच्चों। मेटल जो है रिएक्ट करती है एसिड के साथ और फॉर्म करती है सॉल्ट और रिलीज करती है हाइड्रोजन को। क्या रिलीज करती है, हाइड्रोजन गैस को रिलीज करती है। When metal react with HNO3, हाइड्रोजन इज नॉट रिलीज, हाइड्रोजन इसके अंदर रिलीज नहीं होगी क्योंकि HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। HNO3 क्या है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नॉन मेटल देखिए, नो रिएक्शन विद एसिड, एसिड के साथ कोई तरह का रिएक्शन नहीं करेंगे, एंड अकर्स टू रिलीज हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन गैस क्या होगी इसके अंदर रिलीज होगी। नॉन मेटल्स डोंट लॉस इलेक्ट्रॉन्स, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करना चाहती टू गिव इट टू हाइड्रोजन आयंस ऑफ एसिड। क्यों, हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन मिलेगा नहीं, इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा तो वो रिएक्शन करेगा नहीं, रिएक्शन करेगा नहीं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी नहीं। ओके, अगला बात करते हैं रिएक्शन विद सॉल्ट सॉल्यूशन। सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ दोनों का रिएक्शन किस तरीके से होता है वो देखते हैं बच्चों। मेटल है व्हेन metals react with salt solution, more reactive metals displace less reactive, नॉन जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो कम रिएक्टिव वालों को डिस्प्लेस कर देगा फ्रॉम इट्स सोर्स सॉल्ट सॉल्यूशन। नॉन मेटल हियर मोर रिएक्टिव, नॉन मेटल्स डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव नॉन मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। तो ये डिफरेंसेस है, चार डिफरेंस देख लिए। आगे देखते हैं अपन पांचवा और छठा जो डिफरेंस है वो देखते हैं इनके बीच में। फिफ्थ डिफरेंस है वो देखो रिएक्शन विद क्लोरीन, क्लोरीन के साथ रिएक्शन किस तरीके से करते हैं वो देखते हैं। मेटल रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म मेटल क्लोराइड, मेटल क्लोराइड बनाती है जब मेटल के साथ रिएक्ट करती है कौन, क्लोरीन। इट इज एन आयोनिक बॉन्ड और इनके अंदर जो बॉन्ड बनता है बच्चों वो बनता है आयोनिक बॉन्ड बनता है। व्हाट वी गेट इज एन आयोनिक कंपाउंड, और आयोनिक बॉन्ड के से जो कंपाउंड मिलता है उसको हम कहते हैं बच्चों आयोनिक कंपाउंड कहते हैं। अगला देखते हैं नॉन मेटल के अंदर, नॉन मेटल रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म नॉन मेटल क्लोराइड, और ये बनाते हैं कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, क्लोरीन के साथ जब रिएक्शन की जाती है मेटल की तो मेटल बनाता है आयनिक बॉन्ड और नॉन मेटल बनाता है आपके कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। दिमाग में अच्छे से घुसा देना इस चीज को। व्हाट वी गेट इज अ कोवेलेंट कंपाउंड।
अगला बात करते हैं रिएक्शन विद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं मेटल और नॉन मेटल का, तो क्या डिफरेंस आता है वो देखते हैं, वो बात करते हैं बच्चों। ओनली हाईली रिएक्टिव मेटल्स रिएक्ट विद हाइड्रोजन। जो हाईली रिएक्टिव मेटल है वो ही रिएक्ट कर सकती है किसके साथ बच्चों, हाइड्रोजन के साथ, और टू फॉर्म मेटल हाइड्राइड। और क्या फॉर्म करते हैं बच्चों, मेटल हाइड्राइड फॉर्म करते हैं यहाँ पर। नॉन मेटल्स या नॉन मेटल रिएक्ट विद हाइड्रोजन, वो गिव देता है हाइड्राइड है वो देता है। ओके बच्चों, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, डिफरेंशिएट बिटवीन रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में क्या डिफरेंस है वो बात करते हैं बच्चों। द प्रोसेस ऑफ हीटिंग अ सल्फाइड और स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, बहुत ज्यादा एयर की क्वांटिटी के अंदर जो सल्फाइड और है उसको हीट किया जाता है, उसको बोलते हैं रोस्टिंग। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ हीटिंग अ कार्बोनेट, कार्बोनेट को जो हीट करने का जो प्रोसेस है, कार्बोनेट और को हीट करने का प्रोसेस है, वो किसकी प्रेजेंस में, एक लिमिटेड एयर की प्रेजेंस में, एयर की मतलब लिमिटेड एयर, कुछ ही एयर के अंदर, उसको बोलते हैं कैल्सिनेशन। क्या बोलते हैं, कैल्सिनेशन। दो प्रोसेस है, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, इंपॉर्टेंट, आप इसको मार्क कर लेना। अगला क्वेश्चन है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म। पहला कह रहा है एलॉय, दूसरा कह रहा है कोरोजन। तो देखो बच्चों, एलॉय क्या होता है, एन एलॉय इज अ homogeneous mixes of two or more metals mixed in a suitable proportion. Corrosion is the process of destruction of a material caused by chemical reactions between the material and the surrounding एनवायरमेंट। यानी कि एलॉय क्या है बच्चों, एलॉय एक होमोजीनियस मिक्सचर है दो या दो से ज्यादा मेटल का। ओके बच्चों, जो कि मिक्स्ड होता है, उनका एक फिक्स्ड सुटेबल प्रोपोर्शन के अंदर वो मिक्स होता है। कोरोजन क्या है, कोरोजन एक इज द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ ए मटेरियल, जो कि मतलब मटेरियल का टूटना, डिस्ट्रक्शन होना, ठीक है, बाय केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शन के थ्रू, बिटवीन द मटेरियल्स एंड उसके सराउंडिंग एनवायरमेंट के अंदर। ओके, समझ में आया बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, वो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, वो है बच्चों, व्हाट हैपेंस व्हेन, क्या होगा जब आयरन रिएक्ट विद स्टीम, आयरन रिएक्ट करे किसके साथ, स्टीम, भाप के साथ, और कैल्शियम एंड पोटेशियम आर पुट इन वाटर, जब कैल्शियम और पोटेशियम को वाटर के अंदर डाल दिया जाए तो क्या होगा। तो देखते हैं बच्चों क्या होगा, वही होगा जो रिएक्शंस करेगी। ओके, पहला आयरन ऑक्साइड FeO एज वेल एज आयरन ऑक्साइड Fe2O3, Fe2O3 और ये FeO आर ऑक्साइड्स ऑफ आयरन। ये जो ऑक्साइड है किसके, आयरन के ऑक्साइड है। व्हेन आयरन रिएक्ट्स विद स्टीम, आयरन रिएक्ट करती है स्टीम के साथ, बोथ ऑक्साइड आर फॉर्म्ड एंड द प्रोडक्ट इज इन द कंबाइंड फॉर्म, प्रोडक्ट कंबाइंड फॉर्म में आता है FeO.Fe2O3 या फिर Fe3O4 अपन इसको बोलते हैं। यहां पर देखिए ये तो 3Fe H2O के साथ रिएक्ट करेगा स्टीम के साथ, तो Fe3O4 बनेगा और हाइड्रोजन गैस इसमें से रिलीज होगी। कैल्शियम एंड पोटेशियम आर टू हाईली रिएक्टिव मेटल इन द रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर सबसे ज्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं। तो जैसे ही इनको पानी के अंदर डालेंगे, दे रिएक्ट वेरी वायलेंटली विद वाटर एंड हाइड्रोजन इज रिलीज्ड, बहुत ज्यादा अमाउंट में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। द रिएक्शन इज सो एक्सोथर्मिक, बहुत ज्यादा हीट वहां पर निकलेगी, एक्सप्लोजन होगा। ओके, that the evolved hydrogen catches fire immediately, और जो हाइड्रोजन उसमें से निकली है वो फायर है उसको कैच कर लेगी, आग लग जाएगी। तो देखो 2 पोटेशियम है वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगी, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस और हीट एनर्जी उसमें रिलीज होगी।
ठीक है बच्चों, इसको राइट डाउन कर लेना अच्छे से। इसी तरीके से कैल्शियम के अंदर बात करते हैं, द रिएक्शन विद कैल्शियम विद वाटर इज नॉट एज वायलेंट एज द अबव रिएक्शन। जितना रिएक्शन पोटेशियम करेगा उतना ही ज्यादा रिएक्शन कैल्शियम नहीं करेगा। पोटेशियम के अंदर आग लगेगी लेकिन कैल्शियम में नहीं लगेगी, वो की वो सोडियम में भी लगेगी लेकिन कैल्शियम में थोड़ी कम वायलेंटली ये रिएक्ट करेगा। द हीट इवोल्व इज नॉट सफिशिएंट फॉर द हाइड्रोजन टू कैच फायर। जो हीट इवोल्व रहेगी उसके अंदर, हाइड्रोजन के अंदर, वो इतनी सफिशिएंट नहीं है कि वो फायर को कैच कर सके, आग लग सके। ओके, ऑल्सो द कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग बिकॉज द बबल्स। और कैल्शियम क्या करेगा, फ्लोट करना शुरू कर देगा, तैरना शुरू करेगा और बबल्स निकलने शुरू हो जाएंगे पानी के अंदर से। ठीक है, ऑफ हाइड्रोजन गैस और फॉर्म्ड स्टिक टू द सरफेस ऑफ ए कैल्शियम। और जो सरफेस है कैल्शियम के उसके ऊपर स्टिक हो जाएंगे। देखो कैल्शियम है, वाटर के साथ रिएक्ट किया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि चूने का जो सफेदी अपन नहीं करते दिवाली पे, वो वाला बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस इसमें से रिलीज होगी। तो ठीक है बच्चों, इसको राइट डाउन कीजिए फटाफट। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, शो द फॉर्मेशन किसका, मैग्नीशियम ऑक्साइड का, सोडियम ऑक्साइड का, बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो करते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है वो देखते हैं बच्चों। पहला है मैग्नीशियम लॉसेस 2 इलेक्ट्रॉन्स। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा टू अटेन अ नोबल गैस, ताकि वो नोबल गैस जैसा कॉन्फ़िगरेशन है वो बना ले, यानी कि स्टेबलाइजेशन आ जाए, उसके जो वैलेंस शेल है वो कंप्लीटली फिल हो जाए। एंड ऑक्सीजन गेन 2 इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन क्या करेगी, 2 इलेक्ट्रॉन लेगी ताकि वो नोबल गैस जैसा कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर ले। फिल द वैलेंस शेल, तो देखिए ये मैग्नीशियम है तो Mg2+ और 2 इलेक्ट्रॉन लिए, ऑक्सीजन है वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये दोनों मैग्नीशियम ऑक्साइड को बना देंगे। ये इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम है इसका, और इस तरीके से Mg के ऊपर 2+ होगा और ऑक्सीजन के ऊपर 2- होगा, और ये इस तरीके से ये क्या बना देंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देंगे। ठीक है बच्चों, अगला कह रहा है सोडियम लॉसेस 1 इलेक्ट्रॉन टू हैव अ कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल। सोडियम के पास एक एक्स्ट्रा होगा तो वो लॉस करना चाहेगा, और जो क्लोरीन है, जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 2 इलेक्ट्रॉन को ये गेन करेगा। Whereas ऑक्सीजन गेन 2 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीटली द वैलेंस शेल। तो इस तरीके से 2 सोडियम है वो मिलकर एक एक इनको दे देंगे तो इनके साथ एक बॉन्ड बन जाएगा, ये बन जाएगा, इसके ऊपर लग जाएगा +2 और यहाँ पे 2 सोडियम होंगे, क्योंकि सोडियम के पास अकेले के पास तो एक ही होता है तो एक देगा, लेकिन ऑक्सीजन क्या करेगा, उसको फुलफिल नहीं कर पाएगा, तो एक सोडियम को और लेकर आएगा तो दोनों सोडियम मिलकर एक एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे ऑक्सीजन को, और इस तरीके से ऑक्सीजन है वो 2 बॉन्ड यहाँ पर, मतलब 2 जो इलेक्ट्रॉन है उनको गेन कर लेगा, और गेन करते ही इनके बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा और सोडियम ऑक्साइड गैस बन जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 बच्चों। व्हाई डू आयनिक कंपाउंड आर हार्ड, क्यों आयनिक कंपाउंड है वो हार्ड होते हैं एंड सॉलिड। ओके, दूसरा है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर एक्वस सॉल्यूशंस टू फॉर्म और मोल्टन स्टेट। ठीक है, तो बात करते हैं पहला, आयनिक कंपाउंड आर मेड अप ऑफ अपोजिटली चार्ज्ड आयंस व्हिच आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये अभी हमने पढ़ा था सोडियम क्लोराइड का, जब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के अंदर देखे थे तो वहां पर बताया था जो आयनिक कंपाउंड है वो इसके अंदर जो आयनिक बॉन्ड से बनते हैं, क्योंकि एक पे पॉजिटिव साइन एक पे नेगेटिव साइन होगा, दोनों का साइन डिफरेंट होगा, तो एक इनके बीच में जो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो लगेगा अट्रैक्शन का, जिसको ब्रेक डाउन करना बहुत मुश्किल है। इस कारण से उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है बहुत ज्यादा हाई होता है और वो आसानी से ब्रेक भी नहीं हो सकते, इस कारण से वो हार्ड और सॉलिड होते हैं। अगला बात करते हैं, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज अचीव्ड बाय द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल। कंडक्शन है इलेक्ट्रिसिटी का वो अचीव किया जाता है जो उसके अंदर जो चार्ज पार्टिकल है वो कैसे और कितना मूव कर रहे हैं उसके थ्रू अचीव किया जाता है। इन द मोल्टेन स्टेट और इन देयर एक्वस स्टेट टू फॉर्म आयनिक कंपाउंड कंटेन्स आयंस
which can move throughout the solutions molten solid which help in conducting इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करती है। चलिए आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 18 है, वो देखिए बच्चों, हाउ आर द फॉलोइंग मेटल रिड्यूस्ड, कैसे मेटल विच आर हाईली रिएक्टिव, दूसरा पूछ रहा है मेटल विच आर इन मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज। तो ये दोनों किस तरीके से रिड्यूस होते हैं वो बात करते हैं। तो पहला बात करते हैं जो मेटल विच आर हाईली रिएक्टिव, तो हाईली रिएक्टिव मेटल्स एग्जांपल है इसके सोडियम और पोटेशियम है, आर रिड्यूस्ड फ्रॉम देयर कंपाउंड्स बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवा के पानी के अंदर दो रोड कर रख के इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाते हैं और उसके थ्रू एक एनोड बनता है एक कैथोड बनता है। एनोड पे एक अमाउंट चला जाएगा जिसको बोलते हैं आपके एनोडाइजिंग, जैसे यहाँ पर कैल्शियम इसके नीचे जमा हो गया और यहाँ पे सोडियम इसके नीचे जमा हो गया, एक कैटाइन बन जाएगा एक एनाइन बन जाएगा और यहाँ पर मोल्टन फॉर्म के अंदर NaCl मतलब पानी में घुला हुआ सा फॉर्म, ठीक है। By electrolyzing the chlorides or oxide of these metals, the pure metal is deposited at the cathode। और कैथोड के नीचे जो प्योर मेटल है वो डिपोजिट हो जाएगा सोडियम। ओके आगे बात करते हैं। सेकंड है इसका, मेटल्स विच कम इन द मिडल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज आर रिड्यूस्ड फ्रॉम देयर कंपाउंड यूजिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक। कौन कौन सी, देखिए पहली, इफ द कंपाउंड इज अ मेटल ऑक्साइड, अगर कंपाउंड एक मेटल ऑक्साइड है देन इट इज रिड्यूस्ड टू द कॉरेस्पॉन्डिंग मेटल्स बाय रिड्यूसिंग यूजिंग कार्बन कोयला इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। तो इस तरीके से उसको रिड्यूस कर सकते हैं। फिर अगला, इफ द कंपाउंड इज मेटल कार्बोनेट, अगर कंपाउंड जो मिडिल वाला है वो एक मेटल कार्बोनेट के साथ है तो देन इट इज कन्वर्टेड इनटू कॉरेस्पॉन्डिंग मेटल ऑक्साइड बाय स्ट्रांगली हीटिंग इट इन द लिमिटिंग एयर, जिसको बोलते हैं कैल्सिनेशन। और तीसरा जो प्रोसेस है वो कहलाएगा बच्चों रोस्टिंग के थ्रू, इसको मैं रिड्यूस कर सकता हूं। ओके रोस्टिंग क्या होती है मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 है मेरे पास, हाउ यू विल ऑब्टेन द फॉलोइंग मेटल, मरकरी फ्रॉम सिनेबार। सिनेबार एक और होता है किसका, मरकरी का ही, उससे किस तरीके से आप मरकरी है वो निकालते हैं वो बात करते हैं। सिनेबार जिसका फॉर्मूला होता है HgS, मरकरी सल्फाइड और मर्क्यूरिक सल्फाइड इज एन ओर ऑफ मरकरी, मरकरी का एक ओर है। इट इज हीटेड इन एयर टू गिव मरकरी ऑक्साइड, और इसको जैसे ही हीट किया जाएगा एयर के अंदर तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड इसके अंदर से निकलती है। मर्क्यूरिक ऑक्साइड इज फर्दर हीटेड टू गेट मरकरी, और मरकरी के ऑक्साइड को और ज्यादा हीट किया जाता है तो हम मरकरी को अटेंड कर लेंगे। द रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड आर, देखिए HgS है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी और इसके किसके प्रेजेंस में, हीट के प्रेजेंस में। तो सीधे बार HgO मर्क्यूरी ऑक्साइड निकलेगी और सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। फिर इस मर्क्यूरी ऑक्साइड को वापस हीट के प्रेजेंस, हीट के देंगे अपन, गर्म करेंगे तो यहाँ पर मरकरी और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाएगी। तो इस तरीके से सीने बार से हम जो मरकरी है वो प्राप्त करेंगे। अगला कह रहा है कॉपर फ्रॉम इट्स ओर कॉपर ग्लांस। कॉपर ग्लांस क्या होता है बच्चों, कॉपर ग्लांस इज सल्फाइड ओर ऑफ कॉपर, यानी कि Cu2S क्यूप्रस ऑक्साइड जिसको अपन बोलते हैं। तो इट इज कन्वर्टेड टू अ क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2O बाय जस्ट हीटिंग इन एयर। एयर के अंदर हीट करते ही क्यूप्रस ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू कॉपर यूजिंग कार्बन एंड द रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड आर, देखिए क्यूप्रस सल्फाइड है जिसको ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन और हीट के प्रेजेंस गर्म करूंगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा के तो ये क्यूप्रस ऑक्साइड बन जाएगी और सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। और ये जो क्यूप्रस ऑक्साइड यहाँ पर बना Cu2O, इसको मैं जैसे ही सल्फर डाइऑक्साइड यानी Cu2S के साथ रिएक्ट कराऊंगा किसके प्रेजेंस में, हीट के साथ गर्म करूंगा तो कॉपर और सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगी। इस तरीके से हम यहाँ पर कॉपर प्राप्त करते हैं। तो देखिए ये हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की बच्चों। क्वेश्चन नंबर 20 है व्हाट हैपेंस व्हेन, क्या होगा जब मैग्नीज डाइऑक्साइड इज हीटेड विद एल्यूमिनियम पाउडर, जब मैग्नीज डाइऑक्साइड को एल्यूमिनियम पाउडर के साथ हीट किया जाए। और दूसरा जो कह रहा है बच्चों आयरन ऑक्साइड इज हीटेड विद एल्यूमिनियम पाउडर, जब आयरन ऑक्साइड को हीट किया जाए किसके साथ, एल्यूमिनियम पाउडर के साथ।
तो पहला बात करते हैं मैग्नीज डाइऑक्साइड के लिए। व्हेन मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 इज हीटेड विद एल्यूमिनियम पाउडर, जब मैग्नीज डाइऑक्साइड को हीट किया जाए किसके साथ, एल्यूमिनियम पाउडर के साथ, तो ये क्या करेगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस टेक्स प्लेस, और वहां पर एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी एंड मैग्नीज इज ऑब्टेन्ड एज द प्रोडक्ट अलोंग विद द एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और वहां पे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मैग्नीज मिलेगा और साथ ही साथ क्या मिलेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी बच्चों वहां पर मिलेगा। ओके, और ये कैसी रिएक्शन होगी, एक तरह से एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। एक्सोथर्मिक वो रिएक्शन जिसके अंदर हीट बाहर निकलती है, एग्जॉस्ट होती है। ओके, एंड हेंस मैग्नीज इज ऑब्टेन्ड इन द मोल्टन फॉर्म, इस तरीके से जो मैग्नीज हमें फॉर्म मिलेगी वो कैसी फॉर्म में होगी, मोल्टन फॉर्म में बच्चों मिलेगी। ओके, चलिए MnO2 एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट किया तो मैग्नीज प्लस Al2O3 और हीट यहाँ पर बनी, ये रिएक्शन है, मैंने लिख दी, जो यहाँ पर मैंने वर्डली बोला था उसको केमिकली फॉर्म में लिख दिया मैंने। ओके, चलिए अगला कह रहा है आयरन ऑक्साइड हीट किया जाता है, हीटेड विद द एल्यूमिनियम पाउडर टू फॉर्म आयरन एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक, ये भी हाईली एक्सोथर्मिक होगा क्योंकि देखो ये फेरस ऑक्साइड को एल्यूमिनियम के साथ गर्म किया तो फेरस और एल्यूमिनियम ऑक्साइड और यहां पर हीट बन गई। ओके, सॉरी बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। हाउ विल यू एक्सट्रैक्ट मेटल M फ्रॉम इट्स एनरिच्ड सल्फाइड ओर इफ M इज इन द मिडल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज। तो M है अगर रिएक्टिविटी सीरीज के मिडल में आता है तो किस तरीके से कर सकते हैं, तो इनको मैंने आपको बताया था 3 तरीके इसके, तो वो तरीके ही है यहाँ पर, देखिए कैसे कर सकते हैं। पहला, द ओर बाइट कंटेन्स इम्प्योरिटीज आल्सो कॉल्ड, जिसको अपन बोलते हैं गैंग, विच मस्ट बी रिमूव्ड बिफोर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। तो मेटल को एक्सट्रैक्ट करने से पहले उसको जो कचरा है, जो भी गंदगी है, उसको साफ किया जाता है, जिसको अपन गैंग बोलते हैं। द मेटल सल्फाइड ओर इज सब्जेक्टेड टू स्ट्रॉन्ग हीटिंग एक्सेस एयर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रोस्टिंग। और लिमिटेड एयर में जब हीट किया जाता है इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं क्या, बच्चों बोलो क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलेंगे कैल्सिनेशन। And it converts the metal sulfide to corresponding metal oxide. The reactions can represented as, देखो मेटल सल्फाइड है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी किसके प्रेजेंस में, हीट के प्रेजेंस में, और मेटल ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी। चलिए आगे बात करते हैं। Now the metal oxide is reduced to metal M using suitable reducing agents like carbon coke. तो ये बना देगा आपके मेटल और मेटल कार्बन ऑक्साइड, ठीक है। Once the extraction is complete, M is subject to various refining process to remove impurities from the metals. तो ये हमारे YouTube चैनल पे है, बहुत सारे वीडियोस है वो डले हुए हैं, आप हर एक सब्जेक्ट के डले हुए हैं, मैथ्स के, साइंस के, ठीक है, इंग्लिश के, आप वहां पर जाके देखिए, आपको हर एक वीडियो मिल जाएगा, हर एक टॉपिक का, हर एक चैप्टर का, ठीक है बच्चों। चैनल का हमारा नाम है स्माइल स्टोन कैरियर इंस्टीट्यूट। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 वो देखते हैं। व्हाट इज रिएक्टिविटी सीरीज, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू डेवलप अ रिएक्टिविटी सीरीज, और एक्टिविटी डेवलप करनी है, आपको बतानी है। तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, रिएक्टिविटी सीरीज इज अ लिस्ट ऑफ मेटल्स, एक लिस्ट है मेटल्स की, विच आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग एक्टिविटी, मतलब डिक्रीजिंग मतलब सबसे ज्यादा हाईली रिएक्टिव सबसे ऊपर होगा, और इस तरीके से वो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होगी। दिस मीन्स द मेटल एट द टॉप ऑफ द सीरीज इज द मोस्ट रिएक्टिव एंड द मेटल एट द बॉटम ऑफ द लिस्ट इज द लिस्ट रिएक्टिव मेटल। To develop a reactivity series, take a piece of different metals, example iron है, copper है, zinc है, etc. and the salt solution of those metals, iron sulfate है, copper sulfate है, zinc sulfate है, ठीक है। फिर add a metal piece to a different metal salt solutions, different salt solution के अंदर उसको add करना है। Check for any color change, और ये देखना है कलर किस तरीके से चेंज होता है in the solution or the metal piece. The record your observation and one can tell for the metal A, B if the following reactions occur. अब metal A salt solution of B के साथ react करे तो metal B मिलता है और salt solution of A मिलता है। Then
द मेटल ए इज मोर रिएक्टिव देन बी, इसका मतलब जो मेटल ए है वो ज्यादा रिएक्टिव है किसके कंपैरिजन में, बी के कंपैरिजन में। सिमिलरली बाय ट्राइंग द वेरियस प्रोसेस लाइक दिस वे। ओके, अगला बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, हाउ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर इज कैरिड आउट, एक्सप्लेन इन डिटेल। तो देखिए एनोड के अंदर मड कचरा आ जाता है और इस जो कैथोड वाली रोड है इसके नीचे हमेशा आपके कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, प्योर कैथोड है वो यहाँ पर मिल जाएगा, प्योर मेटल। द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर इज डन यूजिंग द apparatus, इस तरीके से ये डायग्राम है, इसको ध्यान रखना है। This is standard electrolysis setup where the impure copper, the sample to be refined, is placed as anode and a thin strip of pure copper is placed as a cathode. The electrolyte used is copper sulfate solutions. When current is passed through the electrolyte, pure copper content from anode dissolve into the electrolyte and the same amount of copper is deposited to the on the cathode. One can see that the thickness of cathode increases, आप देखोगे जो मोटाई है उसकी जो बढ़नी शुरू हो जाएगी, किसकी, कैथोड की। The soluble impurities present in the anode goes into the solutions when the current flows through the setup. The insoluble impurities present in the anode settle down at the bottom of the anode is called anode mud. जो impurity वहां पर इकट्ठा हो गई एनोड के नीचे उसको अपन बोलेंगे एनोड मड। दस इस प्रकार से हम कॉपर को रिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रोलाइटिकली, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस से। ओके, अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए बच्चों, डिफाइन द फॉलोइंग। एक तो है अमलगम, ओर और मिनरल। अमलगम क्या है, अमलगम है एन एलॉय ऑफ मरकरी विद अनदर मेटल इज कॉल्ड अमलगम, यानी कि मरकरी का एलॉय के साथ, किसके साथ, दूसरे मेटल के साथ जैसे अगर अपन मिलाए तो उसको अपन बोलते हैं अमलगम। मिनरल विच कंटेन्स अ वेरी हाई परसेंटेज ऑफ मेटल, मिनरल वो होते हैं अयस्क हिंदी में बोलते हैं जिसके अंदर बहुत ज्यादा हाई परसेंटेज रहते हैं किसके, मेटल के, एंड फ्रॉम विच द मेटल कैन इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्टेड, और जिसके थ्रू अपन इकोनॉमिकली तरीके से मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उसको बोलते हैं मिनरल। एन एलिमेंट और कंपाउंड, ठीक है, एनिमल का एलिमेंट और कंपाउंड विच अकर्स नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड मिनरल। तो ये तो था आपके ओर, इकोनॉमिकली मिल जाए उसको बोलेंगे ओर, और मिनरल क्या बोलेंगे, जो अर्थ के ओर के बीच में अर्थ के सरफेस पे पाया जाता है वो कहलाएगा आपके मिनरल। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, What is meant by corrosion? Corrosion से आप क्या समझते हैं? How corrosion is caused? How it can be prevented? What is the effect of corrosion? ये आपने पहले चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा था। इसके अंदर corrosion कॉपर और सिल्वर पे किस तरीके से करता है। कॉपर है वो ग्रीन हो जाती है कुछ टाइम बाद, सिल्वर क्या होती है, काली पड़ जाती है। तो इसको किस तरीके से अपन प्रिवेंट कर सकते हैं, वो भी सब चीजें मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ाई थी, इसको आपको रिकॉल करना है अच्छे से, ठीक है। कोरोजन क्या होता है, जब जो एटमॉस्फेरिक चेंजेस के कारण जो भी मेटल्स है वो खराब होनी शुरू हो जाती है, उसको कोरोजन बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं बच्चों। गिव रीजन ओनली, रीजन बताना है। सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम आर स्टोर्ड अंडर ऑयल, कि क्यों सोडियम, पोटेशियम और लिथियम को ऑयल के अंदर स्टोर किया जाता है। तो इसका आंसर है बच्चों, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम रिएक्ट विगोरसली विद द एयर, एयर के साथ और वाटर के साथ बहुत ज्यादा वायलेंटली ये रिएक्ट करता है। हेंस दे कैन नॉट बी केप्ट इन ओपन इन वाटर, ना तो पानी में रख सकते हैं ना ही एयर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट हो इसलिए रख सकते हैं, इस कारण से उसको ऑयल में रखा जाता है। दे डू नॉट रिएक्ट विद ऑयल और केरोसिन, दे आर स्टोर्ड अंडर ऑयल टू अवॉइड कांटेक्ट विद द एयर एंड वाटर। अगला कह रहा है प्लेटिनम, ओरम और अर्जेंटम आर यूज्ड टू मेक ज्वेलरी, इनका यूज किया जाता है ज्वेलरी बनाने में। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा लस्ट्रस होते हैं, ज्यादा चमकदार होते हैं। दे शाइन ब्राइटली व्हेन लाइट फॉल्स ऑन देम, बिसाइड्स देम
बिसाइड्स दीज मेटल्स आर इजीली वेल्युएबल, और साथ ही साथ इजीली वेल्युएबल है, डक्टिलिटी भी इनकी ज्यादा होती है, इस कारण से इनका यूज किया जाता है ज्वेलरी के लिए। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवोल्व्ड व्हेन मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक सॉल्यूशन, यानी HNO3 के साथ रिएक्ट करता है तो ये हाइड्रोजन गैस है वो रिलीज नहीं होती है, क्यों? तो इसका भी आंसर देखिए बच्चों, नाइट्रिक एसिड इज स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिएक्शंस इज क्विकली ऑक्सीडाइज्ड टू वाटर, इस कारण से हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती है इसमें। ठीक है, अगला, एल्यूमिनियम इज अ लाइट मेटल, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, इट हैज अ relatively high melting point due to the reactivity of aluminum. It combines with oxygen to form a layer of aluminum oxide over the surface of aluminum. This oxide layer prevent it from further reactivity of the metals. All these reasons make aluminum useful in मेकिंग अ कुकिंग यूटेंसिल, इस कारण से जो एल्यूमिनियम का कुकिंग यूटेंसिल के रूप में यूज किया जाता है, क्योंकि एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में, और वो ज्यादा टाइम तक कोरोड नहीं होता है, ठीक है, खराब नहीं होता है। आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो आयरन वुड बी डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशंस, इन दिस केस द फॉलोइंग रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, फेरस जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा तो फेरस सल्फेट और कॉपर बन जाएगा, हेंस देयर विल नो लॉन्गर बी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन द कंटेनर, इस कारण से जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है जो आयरन के कंटेनर के अंदर ज्यादा टाइम तक हम नहीं रख सकते हैं। इट इज एडवाइज टू स्टोर केमिकल विद कंटेनर्स मेड ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल, तो इसलिए एडवाइज किया जाता है कि केमिकल को लेस रिएक्टिव मेटल के साथ इधर स्टोर किया जाता है, स्टील के अंदर ज्यादा स्टोर करते हैं, या फिर जो ज्यादा कम रिएक्टिव होते हैं वो उसके अंदर इसको रिएक्ट मतलब स्टोर किया जाता है। तो थैंक यू बच्चों, इस तरीके से हमने ये जो पूरा चैप्टर है इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर है वो कंप्लीट कर लिए हैं। आगे जो भी वीडियो आएगा उस वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। आप अपने दोस्त को वीडियो पर लाइक कर देगा, वीडियो देखने के लिए उनको सजेस्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।